हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आई होप आप सब लोग सही हैं, अच्छे से हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। अब जब हम बात कर रहे होते हैं आपका सोलर रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन समझना होगा। सोलर रेडिएशन क्या होता है? आपका जो भी एनर्जी सन दे रहा होता है, एनर्जी किस वजह से दे रहा होता है? वहाँ पर सन पे जो अलग अलग रिएक्शंस चल रही होती हैं, अगर मैं बात करूँ हीलियम की, हाइड्रोजन की, वो रिएक्ट कर रही होती हैं। रिएक्शन की वजह से आपका, या अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है? आपका एनर्जी रिलीज हो रही होती है। एनर्जी जब रिलीज होती है तो अब स्पेस में ट्रैवल करेगी। अगर स्पेस में एनर्जी ट्रैवल करेगी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ उसका पोर्शन आ रहा होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें मौजूद रहती हैं उनके साथ वो एनर्जी जो है इंटरैक्ट करती है। आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी? जैसे आपको मिल जाएगा गैसेस मिल जाएगा, वाटर वेपर मिल जाएगा, या आपका डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो डस्ट, इन सब चीज़ों के साथ वो इंटरैक्ट करेगी। उसके बाद कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ये सब चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, एंड कुछ एनर्जी जो है अर्थ तक पहुंच जाती है। तो यही जो एनर्जी आ रही होती है इसको आप बोल देते हैं सोलर रेडिएशन, या अगर मैं ज़्यादा बेटर कहूँ तो ये हो जाता है आपका इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सोलर रेडिएशन मैंने आपको बताया, इंसोलेशन में आपको बता रहा था। इंसोलेशन क्या हो जाता है? आपका एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ। एंड अगर मैं बात करूँ वेरिएशन की, कि किसी भी जगह पर इंसोलेशन किन किन कारणों से वेरी करेगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस फ्रॉम सन। डिस्टेंस फ्रॉम सन जब मैं बोल रहा हूं तो देखिए, आप सबको पता है कि सपोज ये कुछ हमारा अर्थ हो गया है। ठीक है, यहाँ कहीं पे सन है, इसका ऑर्बिट अगर मैं बना लूँ ऐसा कुछ, ये हमारा हो गया अर्थ। अब अर्थ हो गया है तो देखिए, कभी ये सन से थोड़ा सा पास होगा, कभी रिलेटिवली दूर हो जाएगा। तो अब आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे देखने में लग सकता है कि जो दूरी है वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर रही होगी कि कितना इंसुलेशन रिसीव हो रहा होगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि इंसुलेशन जो है ज़्यादा रिसीव हो रहा होगा। इस कंडीशन में आपको लग रहा है कि जो इंसुलेशन है रिलेटिवली कम आ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नो डाउट इंसुलेशन पे थोड़ा बहुत अंतर पड़ रहा होता है, लेकिन अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं कि कितना एनर्जी रिसीव कर रहा होता है अर्थ, तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इस कंडीशन में एंड इस कंडीशन में। ये वाली जो कंडीशन होती है इसको आप बोलते हैं पेरीहिलियन, एंड ये वाली जो दूर वाली कंडीशन होती है इसको आप बोल देते हैं एपीहिलियन। तो पेरीहिलियन के केस में आप देखेंगे कि ये जनवरी के मंथ पे ये आता है। अगर हम उस लॉजिक के हिसाब से देखें तो जनवरी में काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह से मिलेगा नहीं। जनवरी यूजुअली ज़्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू जून में जब, या जुलाई में जब ये कंडीशन आ रही होती है आपका एपीहिलियन वाली। तो देखिए, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन की अगर मैं बात करूं इस चीज़ की, तो उतना ज़्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, डिस्टेंस तो ज़्यादा अंतर नहीं डाल रहा होता है, तो क्या चीज़ अंतर डालेगी? तो एक चीज़ तो है आपका टिल्ट ऑफ अर्थ, ये अंतर डाल रहा होता है, एंड दूसरी चीज़ की इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है किसी प्लेस पे, वो अंतर डाल रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं टिल्ट की बात करूं तो टिल्ट से क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होता है? अगर सपोज हमारा अर्थ ये है तो आपको पता है कि अर्थ जो है टिल्टेड है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, एंड ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर। तो कभी किसी पॉइंट पे यहाँ पर मे बी सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा, कभी इस पॉइंट पे होगा, कभी इस पॉइंट पे होगा। तो ये जो है कंटिन्यूस एपरेंट मूवमेंट, अगर हम सन की बात करें, जो हो रहा होता है, उसकी वजह से आपका इंसुलेशन में अंतर पड़ेगा। जहाँ पर सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा वहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा रिसीव हो रहा होगा। अगर जहाँ पर डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होगा वहाँ पर आपका इंसुलेशन कम रिसीव होगा। अगर मैं पॉइंट इस कंडीशन की बात करूँ तो देखिए, जो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा बेटर इंसुलेशन रिसीव होगा। लेकिन अगर मैं बी की बात करूँ तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के केस में इसको ज़्यादा लंबा दूरी जो है वो तय करना हो रहा होता है, तो आपका जो इंसुलेशन है रिलेटिवली कम वहाँ पर रिसीव हो जाएगा।
अच्छा, अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ये चीज़ कि किस तरह से वेरी कर रहा होता है। अगर मैं बात करूं आपका अर्थ का, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के बाद आपका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल। देखिए जितना आप ऊपर जा रहे होते हैं उतना आपको देखने को मिलेगा कि इंसुलेशन जो है रिलेटिवली कम रिसीव होता है। अगर मैं थ्रू आउट द एयर बात करूं तो जो आपको आइसोथर्म्स दिखेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं। जो आइसोथर्म्स आपको दिखते हैं वो इसी तरह से अरेंज्ड होते हैं। जो ज़्यादा टेम्परेचर का आइसोथर्म होगा वो आपको इक्वेटर के पास ज़्यादा दिखेगा, एंड जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम टेम्परेचर के आइसोथर्म्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हो गया आपका टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड सेकंड हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं तो डेली बेसिस पे कितना इंसुलेशन मिल रहा है ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा आपका कि डे का लेंथ कितना है। डे का लेंथ अगर मैं बात करूंगा तो डे जो है आपका वेरी कर रहा होता है। आप देखते हैं कि जब समर्स होते हैं तो दिन जो है हमारे लंबे होते हैं, विंटर्स के केस में दिन जो है आपके छोटे होने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है दिसंबर 22 का पॉइंट दिखा रखा है, विंटर सोल्स्टाइस भी आप इसको बोल रहे होते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, जो नॉर्थ, अब देखिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन है, तो सॉरी यहाँ पर समर सोल्स्टाइस जैसे दिखाया है, तो समर सोल्स्टाइस क्या हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां पर डायरेक्टली ओवरहेड होता है। अब वहां पर डायरेक्टली ओवरहेड हो जाएगा तो देखते हैं यहाँ पर डे का लेंथ कितना आपको दिख रहा है। अच्छा, ये आपको पता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको दिख रहा है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब इतना जो ये जो सारा पोर्शन है, ये सारा का सारा ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डे है एंड इस तरफ नाइट है। अब यहाँ पर डे आपको दिख रहा है तो देखिए इसके लिए डे कितना लंबा हो जाएगा, ये पूरा आधा जो है प्लस इतना पोर्शन, यानी कि डे का लेंथ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पर। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डे का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पोल्स की बात करूँ तो बिल्कुल ही अलग मतलब आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे दे भी रखा है, अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ 0 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर डे का जो लेंथ है वो वेरी नहीं करता है, वो आपको 12 आवर्स ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम देखें आपका ऊपर हम जा रहे हैं तो जो डे का लेंथ है वो आपका श्रिंक कर रहा है विंटर सोल्स्टाइस के केस में। एंड जैसे हम समर सोल्स्टाइस यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तो देखिए 12 आवर्स यहाँ पर है एंड डे का लेंथ जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे दिन का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। 13 आवर्स 12 मिनट्स हो गया है, उसके बाद 14 आवर्स 52 मिनट्स यहाँ पर हो गया है। एंड ये इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते आपका जो पोल्स या जो मैं 90 डिग्री पे बात करूँ तो कितना हो जाता है आपका 6 मंथ कंप्लीटली वहाँ पर आपको डे ऑब्जर्व हो रहा होता है 6 महीने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है कि जिन जगहों पर दिन का लेंथ लंबा होगा तो ज़्यादा टाइम सनलाइट वहाँ पर रहेगा, ज़्यादातर टाइम सनलाइट रहेगा तो इंसुलेशन वहाँ पर आपका बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर के केस में। देखिए यहाँ पर डे का लेंथ कितना है आपका, सिर्फ इतना। यहाँ पे इक्वेटर पे तो खैर उतना ही है, 12 आवर्स का है डे, 12 आवर्स का नाइट। एंड जो आपके पोल्स हैं वो तो कंप्लीट आपका नाइट में है। अच्छा, अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ कितना इंसुलेशन आ रहा होता है, सोलर रेडिएशन कितना पास कर रहा होता है या कितना हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है, अर्थ सरफेस तक पहुंच रहा होता है, तो ये देखते हैं। आपका पोल्स में ये होता है आपका 70 वाट पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा आपको इंटेंसिटी। एंड अगर मैं इक्वेटर पे बात करूँ तो आपका 320 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। अब जो इंसुलेशन की मैं बात कर रहा था कि जब ये आपका एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये इंटरेक्ट करता है आपके गैसेस के साथ, डस्ट पार्टिकल्स के साथ एंड वाटर वेपर के साथ। इसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि कुछ पोर्शन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होगा वो नीचे आ जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और फिनोमेना है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। जब भी अर्थ एटमॉस्फेयर में रेडिएशन आ रही होती है तो देखिए रेडिएशन जो है इसमें कई सारे तरह की रेडिएशंस होती हैं। एक तो हो गया आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट आप सब लोगों ने सुना होगा। उसके अलावा एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम बेसिकली वो पोर्शन
स्पेक्ट्रम का, जो कि आपको दिख सकता है। जैसे आप विबग्योर जो बोलते हैं, ये जो लाइट आप बोल रहे होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब जो लाइट्स हैं ये आपको दिख रही होती हैं। तो ये जब एटमॉस्फेयर में आती है तो इनका स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग कौन करता है? आपका डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। तो इसकी वजह से आपको जो स्काई का ब्लू कलर दिख रहा होता है, या इवन जो मॉर्निंग में या सनराइज के टाइम पे एंड सनसेट के टाइम पे आपको जो ऑरेंज जो कलर दिख रहा होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। एंड स्कैटरिंग कौन कर रहा होता है? आपका डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग जो है किस तरह से एक्चुअली में एटमॉस्फेयर की हो रही होती है। अब पहले अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, तो कंडक्शन इज बेसिकली कॉन्टैक्ट हीटिंग। अब कॉन्टैक्ट हीटिंग से आप क्या समझते हैं? कॉन्टैक्ट हीटिंग बेसिकली कि सपोज इसको हमने हीट दिया, इस पॉइंट से हीट दिया, तो ये क्या करेगा कि अपनी जगह पे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा तो जो इसके पास वाला मॉलिक्यूल होगा इसको भी ये हीट देगा, एंड ये जो है एक चेन रिएक्शन की तरह हीट जो है आपस में पास करने लगेंगे, एंड इस एंड से इस एंड तक हीट जो है फ्लो करते हुए चलेगी एंड टेम्परेचर जो है बढ़ाते हुए चलेगी। तो ये आपका जो कॉन्टैक्ट हीटिंग है इसको आप बोल देंगे कंडक्शन। दूसरा केस आता है आपका कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है? बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं आपकी वर्टिकल हीटिंग की। वर्टिकल हीटिंग किस तरह से होगा? सपोज यहाँ पर हीट सोर्स है ये चीज, एंड यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल है किसी लिक्विड का या गैस का, तो आपने हीट यहाँ पर पास करी। हीट पास करी तो ये क्या हो जाएगा? आपका गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ये क्या करेगा? आपका राइज करने की कोशिश करेगा सरफेस पे या ऊपर की तरफ, एंड जो ऊपर वाला ठंडा जो मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा आपका नीचे इसकी जगह लेने के लिए। तो एक बेसिकली करंट टाइप का फॉर्म हो जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये गर्म जब ऊपर चला जाएगा तो ये ठंडा वाला जब नीचे आएगा तो इसका भी, ये चीज़ भी गर्म हो जाएगा। अब ये चीज़ गर्म होगा तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है नीचे आते रहेंगे एंड गर्म होते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका जो प्रोसेस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, अगर इसके बाद नेक्स्ट फेज में हम बात करें तो एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है? देखिए, एडवेक्शन होता है आपका हॉरिजॉन्टल हीटिंग। हॉरिजॉन्टल हीटिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एटमॉस्फेयर में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ये हॉरिजॉन्टल हीटिंग। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने सपोज यहाँ पर हीट सप्लाई करी। हीट सप्लाई करने से क्या हो गया? आपका जो गैस यहाँ पर रही होगी वो हीट हो जाएगी। हीट हो जाएगी तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऊपर राइज कर जाती है। ऊपर राइज कर जाएगी तो यहाँ पर एक वैकेंसी सी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर दूसरी जगह पर जो ठंडी एयर है वो इसका स्पेस लेने के लिए वहाँ से आएगी। मूवमेंट आपको एयर का देखने को मिलेगा, जो जिसे आप विंड बोलते हैं, विंड देखने को मिलेगी। विंड की वजह से जो यहाँ पर आपका गैस या जो एयर है जो यहाँ पर मौजूद था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड ये जो ऊपर वाला है ये यहाँ पर जो एक्यूमुलेट हुआ था ये दूसरी जगह इस तरह से चला जाएगा, एंड यहाँ पर जाने के बाद ये अब ठंडा हो गया है तो ठंडा होने के बाद आपका यहाँ पर सिंक कर जाता है। सिंक कर जाएगा तो ये एक पूरी लूप आपको देखने को मिलेगा कि क्रिएट हो जाता है, जिसमें गर्म एरिया है, गर्म एरिया में हीटिंग हुआ, हीटिंग की वजह से आपका एयर जो है राइज कर गई तो उसकी जगह लेने के लिए बाकी आसपास की जगहों से एयर आ गई एंड वो जो ऊपर एयर थी वो दूसरी जगहों पर चली गई। तो इसकी वजह से आपको विंड का जो फिनोमेना है देखने को मिलता है, एंड आपको टेम्परेचर जो है बैलेंस एक क्रिएट होते हुए दिखेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर टेम्परेचर गर्म था तो यहाँ पर अब ठंडी एयर आ जाएगी तो ये थोड़ा सा ठंडा यहाँ पर टेम्परेचर कर देगा, और ये जो गर्म एयर है जब इधर चली जाएगी तो आपका टेम्परेचर जो है इस एयर का चेंज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ये चीज़। तो इस तरह से आपका हीट जो बैलेंस है क्रिएट हो रहा था। हम अभी डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को आगे चल के। अच्छा हाँ, आपको एक थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखना है, टेरेशियल रेडिएशन। अब जब भी सोलर रेडिएशन आती है तो ये मैंने आपको बताया था कि आपका शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है तो इसका जो इंटरैक्शन है आपका गैसेस, या अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इंटरैक्शन नहीं होता है गैसेस के साथ। लेकिन अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूँ तो अर्थ सरफेस जो है आपका शॉर्ट वेव रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने के बाद आपका उसको बाद में रेडिएट करता है, लेकिन जो रेडिएट करता है वो आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन ना होके वो होता है आपका लॉन्ग वेव
रेडिएशन। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो अर्थ एमिट कर रहा है, इसको आप बोल देते हैं टेरेशियल रेडिएशन। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि टेरेशियल रेडिएशन टेम्परेचर पे किस तरह से असर डाल रहा होता है, लेकिन इस तरह इसको आप बोल देंगे टेरेशियल रेडिएशन। अब टेरेशियल रेडिएशन जो है अर्थ रिलीज कर रहा होता है, अर्थ रिलीज करता है आपका एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे करके ये स्पेस में रिलीज होता है, एंड जो हीट इवेंचुअली इंसुलेशन के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे या अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था, वो टेरेशियल रेडिएशन के फॉर्म में आपका एस्केप भी कर जाता है। तो ये एक पूरी साइकिल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हीट बजट की हम बात कर लेते हैं। हीट बजट का क्या मतलब हुआ? हीट बजट होता है आपका कितना इंसुलेशन आ रहा है एंड कितना टेरेशियल रेडिएशन जो है जा रहा है। ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? आपका इवेंचुअल अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है या जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो राइज करता चला जाएगा। तो एक बैलेंस क्रिएटेड होना चाहिए। तो जितना, यही चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं आपका हीट बजट में, जितना हीट आ रहा है या जितना रेडिएशन आ रहा है एंड जितना बाहर जा रहा है, तो उसके बीच में किस तरह का रिलेशन रहता है वो देखेंगे हम। अब जैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि सन जो है, सन ने रेडिएशन दिया, रेडिएशन का कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर निकल जाएगा, स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब दो लेवल पे होता है, एक तो आपका एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड एक होता है इसमें से कुछ नीचे चले जाएगा पोर्शन। जो पोर्शन आपका नीचे चले जाएगा अर्थ सरफेस पे, उसका भी एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, एंड इवेंचुअली वो बाद में टेरेशियल रेडिएशन फॉर्म में बाहर निकलेगा तो फिर दोबारा से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो भी उसको रिलीज कर देंगे, एंड आपका जो मूवमेंट होगा वो आपको यहाँ से बाहर जाते हुए दिख जाएगा। तो देखते हैं आखिर कितना पोर्शन टेरेशियल रेडिएशन का एंड सोलर रेडिएशन का कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही होती हैं या एमिट कर रही होती हैं। तो देखिए, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की हम बात करते हैं पहले। तो जो टोटल सोलर रेडिएशन है, सपोज हमने अज्यूम कर लिया आपका हो गया सपोज 100 यूनिट्स। अब 100 यूनिट्स हमने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर मान लिया है। इसको हम देखें तो 100 यूनिट जो है आपका ऊपर से आ रहा है। 100 यूनिट अगर ऊपर से आ रहा है तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि उसका कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में। इसको रिफ्लेक्ट कौन कर रहा होता है? आपके डस्ट पार्टिकल्स कर रहे होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा तो अराउंड 35% जो है, 35 यूनिट्स जो है वो रिफ्लेक्ट आपका कौन कर रहा है? डस्ट पार्टिकल्स हो गए या जो क्लाउड्स हो गए। अब जैसे क्लाउड्स की हम बात कर रहे हैं तो क्लाउड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं इस रिफ्लेक्शन के लिए। 27 यूनिट्स जो है आपका क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स की वजह से कुछ हो रहा होता है या गैसेस की वजह से कुछ हो रहा होता है, तो हम उतना ज़्यादा आपको उसका असर नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू क्लाउड्स के। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा होता है एटमॉस्फेयर के फ्रंट पे, तो आपका 14 यूनिट्स जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो अर्थ सरफेस है, यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन जो बचा हुआ रेडिएशन था वो अर्थ सरफेस पे गिरेगा। अर्थ सरफेस पे कितना यूनिट्स रह गया? अगर इतना आप डिडक्ट कर लेंगे आउट ऑफ 100 तो आपको मिलेगा 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स जो है आपका अर्थ सरफेस पे पड़ेगा एंड अर्थ इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 51 यूनिट्स जो है, अब मैं जब आपको बात कर रहा था ना कि टेरेशियल रेडिएशन है, ये जो 15 यूनिट्स है ये एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो अब धीरे धीरे करके अर्थ जो है इसको रेडिएट बैक करना शुरू करेगा। रेडिएट जब करेगा तो लॉन्ग वेव टेरेशियल रेडिएशन के फॉर्म में आपका इसका रेडिएशन दिख जाएगा। अगर मैं रेडिएशन की बात करूँ तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई उस केस में आपका 51 यूनिट्स, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब ही कितनी की थी अर्थ सरफेस ने 51 यूनिट्स। तो 51 यूनिट्स जो आपका रेडिएशन है, उसके बाद देखते हैं रेडिएशन रिलीज किस तरह से हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कि डायरेक्टली स्पेस में कितना पोर्शन रिलीज हो जाता है तो सिर्फ 17 यूनिट्स आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली स्पेस में रिलीज हो रहा होता है। लेकिन जो बाकी 34 यूनिट्स है ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्ब करता है तो कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब करती होंगी एटमॉस्फेयर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैसेस या इवन वाटर वेपर फॉर दैट मैटर। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट गैस होती है एटमॉस्फेयर में जो एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो है इसको उस टाइम तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन बाद में ये भी तो इसको
रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ पर, आपका स्पेस में। ठीक है, तो टोटल जो 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब करी थी वो आपका क्या हो गया, आपका स्पेस में रिलीज हो गया। एंड अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ था एटमॉस्फेयर में भी, तो ये जो 14 यूनिट्स थी ये भी आपका कहाँ रिलीज हो जाता है, आपका स्पेस में। तो देखो एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूँ 14 यूनिट्स तो इसका हो गया एंड 34 यूनिट्स इसका हो गया। तो ये दोनों जो है इवेंचुअली स्पेस में रिलीज कर देती हैं हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी वो। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूजुअली रहती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि कितना रहता है। अब अगर इसका प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम बोलते हैं उसकी वजह से क्या होगा, आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है बढ़ सकता है, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन जो एटमॉस्फेयर के केस में होता है इसमें भी कुछ कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे पहले प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कंडक्शन, जैसे मैं बता रहा था आपको कि कंडक्शन क्या होता है कि डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स जो हैं हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था वो आपको बता रहा था कन्वेक्शन का भी आपको पता है कि हाँ कन्वेक्शन करंट सेट इन हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है या हीट जो है एक्सचेंज हो रहा होता है वर्टिकली। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस तरह से आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है एटमॉस्फेयर में वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट वो हीट होता है जो कि आपका कोई भी बॉडी या मैटर जो है एब्जॉर्ब करता है अपना स्टेट चेंज करने के लिए। अब जैसे मैं अर्थ के केस में बात करूं तो अर्थ के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाटर जो है वाटर बॉडीज में रहता है, सनलाइट उस पर पड़ता है तो इवेपोरेशन उसका हो जाएगा। तो वो जो वहाँ पर क्या है स्टेट जो है हमारा वाटर का वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस फॉर्म में। तो वो जो स्टेट चेंज करने के लिए आपका हीट जो है लग रहा होता है वो आपका लेटेंट हीट आप बोल सकते हैं। उस केस में वो इवेपोरेशन का होता है एंड जब इवेपोरेटेड वाटर वेपर जो है जब दोबारा से आपका कन्वर्ट होगा किस में, रेन में या क्लाउड्स में, तो आपका वो उसको उस केस में आप बोल देंगे जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि एमिशन कितना कोई बॉडी कर रहा होता है या रेडिएशन की जो हम बात कर रहे थे ना जो अर्थ सरफेस कर रहा होता है वो कितना होता है वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक बार मैं बात कर रहा हूं आपके पोल्स की, दूसरी बार मैं बात कर रहा हूं इक्वेटर की। ठीक है, यहाँ पर पोल्स आप देख लीजिए। देखिए इक्वेटर पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है, आपको पता है टेम्परेचर भी इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, तो ये इसका जो एमिशन है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोल्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो आपका जो एमिशन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो वी कैन से दैट एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हायर द टेम्परेचर मोर इज द एमिशन। जैसे कि इक्वेटर के केस में एमिशन भी ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पोल्स के केस में। अच्छा देखिए, अब मैं आपको बता रहा था कि लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस या मैं आपको बता रहा था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर वो किस तरह से असर डाल रहा होता है आपका किसी भी जगह के हीट बैलेंस में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा। ये आपका हो गया इक्वेटर, यहाँ पर आप बना दीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ पर आप देख लीजिए आपका पोल्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंसुलेशन मैक्सिमम कहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है, यहाँ पर इक्वेटर पर। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इंसुलेशन जो है रिलेटिवली आपको कम रिसीव होगा। तो देखिए यहाँ पर दो कर्व आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाला जो है ये है सोलर रेडिएशन की आ कितना रहा है। अब ये जो कर्व है पोल्स
देखिए ये जो यहाँ पर जीरो जो दिख रहा है ये आपका इक्वेटर है। जैसे आप इस तरफ बढ़ रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ आप बढ़ रहे हैं जैसे, एंड यहाँ पर आप साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप जीरो से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखने को मिलेगा कि आपका सोलर रेडिएशन जो है यहाँ पर कितना है, 300 के आसपास, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना, 300 के आसपास दिखा रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका 40 डिग्री पे, अगर 40 डिग्री पे अगर मैं बात करूँ तो 40 डिग्री पे अराउंड आपका 250 के आसपास या 225 के आसपास आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं और ऊपर की तरफ चला जाऊँ तो आपको 60 में ये इवन 100 के आसपास कुछ कुछ देखने को मिल रहा होगा, 100 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो जो सोलर रेडिएशन आ रही है रिलेटिवली कम होते जा रही है जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ रेडिएशन की, तो रेडिएशन देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी कि रेडिएशन जो है जो रिलीज करेगा बॉडी वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इक्वेटर का टेम्परेचर जैसे हम देख रहे थे तो इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल्स के, तो एमिशन भी जो है पोल्स में कम होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एमिशन कितना है, 70 डिग्री पे एमिशन हो जाएगा समवेयर बिटवीन 175 टू 200, एंड ये हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 225 टू 250 के बीच में। तो देखिए ये भी आपको डिफरेंस यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक कर्व जो है, दो कर्व्स आपको मिल जाते हैं, एक दिखा रहा होता है आपका कितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, एंड ये जो है ये डॉटेड लाइन जो है ये आपको दिखा रहा होता है टेरेशियल रेडिएशन। तो देखिए इसकी वजह से क्या है कि इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सोलर रेडिएशन है वो आपका कम है एज कम्पेयर टू जो टेरेशियल रेडिएशन के। लेकिन ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका सोलर रेडिएशन जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेरेशियल रेडिएशन के। तो इसकी वजह से क्या एक हीट इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होगा, एक सरप्लस जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक डेफिसिट जनरेट हो जाएगा। तो अब हम पहले भी बात कर रहे थे कि जैसे जो विंड्स आपकी चल रही होती हैं, ये जैसे ट्रेड विंड्स हो गया या वेस्टर्लीज हो गया, तो उनका रोल यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे हीट ज़्यादा होगा तो यहाँ से आपका वो किस तरफ ब्लो करने लगेगा जहाँ पर हीट आपका कम होगा। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेगा कि ये जो हीट इम्बैलेंस है ये किस तरह से बैलेंस में आता है विंड्स की वजह से। बट यहाँ पर आपको इम्बैलेंस थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि इम्बैलेंस किस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आपका आइसोथर्म्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइसोथर्म्स क्या हो जाते हैं आपके, आइसोथर्म्स आर द लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस विद सेम टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं कि सपोज किसी पॉइंट पे आपका नागपुर का टेम्परेचर एंड दिल्ली का टेम्परेचर सपोज सेम है, तो जो आइसोथर्म वहां से जा रहा होगा वो सेम होगा। सपोज हमने बात किया कि 35 डिग्री सेल्सियस किसी भी पॉइंट पे वहाँ का टेम्परेचर है, तो उन दोनों जगहों से सपोज यहाँ पे मैंने कुछ नागपुर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर सपोज आपका दिल्ली ड्रॉ कर दिया, तो जो आइसोथर्म आपका इनको कनेक्ट कर रहा होगा ये हो जाएगा कितने डिग्री का आइसोथर्म, आपका 35 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपका हाइपोथेटिकल लाइन होती है एक जो कि दो प्लेसेस को ज्वाइन कर रही होती है। अब देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर पिछले केस में थोड़ा सा दिखा, अच्छा चलिए ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं। पिछले केस में जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि लैटिट्यूड जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे होते हैं वैसे वैसे आपका हीट जो है या इंसुलेशन जो है कम होता चला जाता है, तो टेम्परेचर पे भी उसका फर्क पड़ेगा। इक्वेटर के पास में ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होते चले जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो आइसोथर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ ये यूजुअली आपको पैरेलल देखने को मिलेंगे, जनरली स्पीकिंग पैरेलल देखने को मिलेंगे आपके जो लैटिट्यूड होती है उनकी लाइंस जो होती हैं उसके। अभी देखेंगे डिटेल में ये चीज़ कि किस तरह से होता है। अच्छा, एक थंब रूल आपको थोड़ा सा याद में रखना है, हम बाद में देखेंगे भी किस तरह से हो रहा है। अगर मैं इस आइसोथर्म्स की बात कर रहा हूँ तो जैसे जैसे आप किसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वहाँ का आइसोथर्म जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं, जैसे इंडिया के केस में हम बात करते हैं। इंडिया के केस में आपका आइसोथर्म
मिड से जो आपका आइसोथर्म जा रहा है वो आपको 20 डिग्री का आइसोथर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। 20 डिग्री यहाँ पर आइसोथर्म है। ये एक दूसरा आइसोथर्म है आपका 15 डिग्री का। मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है आपका कम होता जाता है। तो बेसिकली इससे पता क्या चल रहा है कि जो जगह है, सपोज इस पॉइंट पे कोई प्लेस है एंड इस पॉइंट पे कोई प्लेस है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है सेम होगा। जो भी इस आइसोथर्म में प्लेसेस होंगी वहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर। अच्छा, अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये होता है कि आइसोथर्म वेरी किस तरह से करेंगे एंड किन किन चीज़ों पे इसका वेरिएशन जो है डिपेंड करता है। अब फॉर दैट मैटर आपका 20 डिग्री का आइसोथर्म आपको यहाँ से भी जाते हुए दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक 20 डिग्री का आइसोथर्म आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखते हैं इसका वेरिएशन किस तरह से होता है। यहाँ पर इक्वेटर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इक्वेटर ये हो गया, इसके आसपास आपको आइसोथर्म देखने को मिल रहा होगा। 30 डिग्री का आइसोथर्म इसके जस्ट ऊपर से जा रहा है। ये जो आपका पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है ये आपका आइसोथर्म्स दिखा रहा है जनवरी के मंथ के लिए। तो जनवरी के मंथ के लिए दिखा रहा है। तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर्स ऑब्जर्व हो रही होंगी, मतलब यहाँ पर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो आपको समर्स उस समय होगा। तो देख लीजिए, पहले तो मैं आपको बता रहा था कि आपका जो आइसोथर्म्स होते हैं वो यूजुअली पैरेलल होते हैं आपका लैटिट्यूड की लाइंस, तो ऑलमोस्ट आपको पैरेलल जो है दिखता है। अब ये जो पैरेलल मैं आपको बात बता रहा था, तो पैरेलल में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे सपोज ये वाला रीजन है कुछ या फॉर दैट मैटर ये वाला रीजन है या यहाँ पर है, तो आपको दिख रहा है क्या कि आपका जो आइसोथर्म है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता चला जा रहा है। उसका रीज़न हम देखेंगे। होता क्या है कि देखिए ओशन टेम्परेचर है। अब विंटर्स मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में विंटर्स हैं उस टाइम पे। अब विंटर्स हैं तो यहाँ से यहाँ पर ठंडा रहा होगा, पहले यहाँ पर गर्म रहा होगा। गर्म रहा होगा तो यहाँ से कुछ करंट्स जो हैं वाटर करंट्स इस तरफ जाएंगे, गर्म पानी आपका नॉर्थ की तरफ लेके जाएंगे एंड रिलेटिवली स्पीकिंग आपका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब टेम्परेचर अगर ये बढ़ा देते हैं तो आपका, मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर आपका जो आइसोथर्म्स है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे सीज की सिर्फ अगर हम बात करें या ओशन की, हम जैसे अटलांटिक ओशन में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो आइसोथर्म्स हैं वो नॉर्थ की तरफ आपके शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं लैंड मास की बात करूँ तो लैंड मास में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका आइसोथर्म्स जो है वो रिलेटिवली नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ शिफ्ट कब करते हैं, जब आपका किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है कम होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर किस वजह से बढ़ रहा था, आपका ओशन करंट्स की वजह से। लेकिन यहाँ पर अब इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सी होती है या जो वाटर बॉडी होती है उसके आसपास में के जो रीजन होते हैं वहाँ पर एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा होता है। किसकी वजह से, आपका वाटर बॉडी के इफेक्ट की वजह से। लेकिन अगर मैं अंदर चले जाऊं तो कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट मैंने आपको बताया था। कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जितना आप अंदर जाते रहते हैं, वाटर बॉडी से दूर जाते रहते हैं, वहां पर उतना आपको एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब जैसे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपका विंटर्स चल रहा है तो विंटर्स में ठंडा बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं सेम लैटिट्यूड की भी बात करूँ तो जितना ठंडा यहाँ पर होगा जितना ठंडा यहाँ पर होगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जैसे इसको आप देख लीजिए, ये है आपका -12.5 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म एंड सेम लैटिट्यूड पे अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ तो यहाँ पर आपको -25 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म दिख रहा है। मतलब जितना हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा आपको ठंडा जो है देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको वेरिएशन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा देखने को मिलेगा आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ पर आपका लैंड मास जो है इसको डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ ओशन की, तो ओशन में तो ऐसा कुछ है नहीं। या सदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो मेजर जो पोर्शन है यहाँ पर आपका ओशन का आ जाता है। ओशन का आ जाता है तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो आइसोथर्म्स है मोर और लेस पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा डिविएशन इनमें देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट गर्मियों के महीने की बात करूं तो गर्मियों के महीने में मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा कहीं किसी जगह का तो आपका आइसोथर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो आइसोथर्म नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो टेम्परेचर जो है जितना आप अंदर की तरफ जा रहे हैं उतना टेम्परेचर आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपका ये आइसोथर्म है, आइसोथर्म लेकिन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है कॉन्टिनेंट रिलेटिवली आपका हॉटर होगा एज कंपेयर टू आपके जो ओशन का रीजन है एंड जो आपका कोस्ट का जो रीजन है उसके, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर हम देखें कंपेयर करें अगर दोनों को, तो कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आइसोथर्म है ये कहीं ना कहीं अब टेम्परेचर जो है कम हो गया है, तो उसके वजह से आइसोथर्म्स जो है नॉर्मल अपना नीचे आ गए हैं, उतना ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट्स पे या दो टाइम पे टेम्परेचर के बीच में अंतर कितना होता है वो उसका रेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका जैसे दे रखा है तो जनवरी एंड जुलाई को कंपेयर करा है, तो जनवरी में कुछ टेम्परेचर होगा किसी भी जगह का, जुलाई में सेम जगह का कुछ टेम्परेचर होगा। वो जो दोनों टेम्परेचर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसे आप बोल देंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर आपको रेंज कम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस का रेंज है, यानी कि जो हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं एंड जो कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं उनके बीच में जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर मिल रहा है। अगर मैं आपको एक अजम्पशन के बेस पे एग्जाम्पल लूँ तो जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस तरह से हो जाएगा, जैसे सपोज जनवरी के केस में अगर टेम्परेचर है किसी जगह का 30 डिग्री सेल्सियस और जुलाई के केस में जो आपका टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में आपका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे यहाँ पर है ये वाला आइसोथर्म आपको दिखा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहाँ पर है। अब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 20 डिग्री का अंतर है इन सारी प्लेसेस में, यहाँ पर आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो आपको एक्सट्रीम यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हम कोस्ट से अंदर कॉन्टिनेंट की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बढ़ती चली जाएगी। जैसे इंडिया के केस में भी अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा जो एरियाज हैं आपके कोस्ट लाइन पे। फॉर एग्जांपल मुंबई की हम बात कर लें, उसको आप कंपेयर कीजिए अगर इंटीरियर में, थोड़ा सा आप इंटीरियर की तरफ आ जाइए, नागपुर की सपोज हम बात कर लेते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मुंबई का टेम्परेचर है मॉडरेट है, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये कम हो जाता है। और अगर वहीं हम अंदर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि वाटर बॉडी से काफ़ी दूर है। तो ये जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा होता है उसको आप बोल देते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। ठीक है, इसके साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं एंड आपका नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रेशर का जो वेरिएशन है वो क्लाइमेट पे किस तरह से असर डाल रहा होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।